हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और ही वीडियो में, जहां पर आज हम देखने वाले हैं सिट्रस ट्रैप स्पिन का पार्ट नंबर 8। इससे पहले कि पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर से देख लेना, पहले इसे ख़त्म करो। और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर तुम इसे देखते हो और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करा करो और कमेंट भी कर दिया करो कि तुम्हें कैसा लगता है। और मुझे तुम्हारे कमेंट पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है, तो कर दिया करो प्लीज़ यार। हाँ, अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना याद से, ताकि तुम मेरे एनीमे के वीडियो और ऐसे और भी शायद मैं अगर फ्यूचर में कोई एफएफ लाऊं तो देख सको। तो अब ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं और इस पार्ट की शुरुआत करते हैं। ये पार्ट शुरू होता है जहाँ पर अपनी में चान बार बार वाकिया को कॉल लगा रही होती है, पर वाकिया हर बार उसके कॉल को कट कर रहा होता है। जिसके थोड़ी देर बाद वाकिया अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है और उसके बाद अपने एक बंदे को किसी को कॉल लगाने को कहता है। जो वाकिया का बंदा होता है वो किसी को कॉल लगाकर अपने वाकिया को दे देता है और वाकिया कहता है कि वो लोग वहाँ पर आने वाले हैं, तो उनका ज़रूर से ध्यान रखना। आने वाला बंदा कहता है, किनका ध्यान रखना है? यहाँ पर तो अभी कोई नहीं आने वाला है, तुमने ही बताया था। और वाकिया कहता है, से कहा ना वहाँ पर कोई आएगा तो उसका ध्यान ज़रूर से रखना और बाकी लोगों को भी हर जगह पर बता देना कि वो लोग संभाल कर रहें, उन पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। वाला बंदा कहता है, लेकिन मैं अभी टोक्यो में हूँ। और वाकिया कहता है, मैं वही की बात कर रहा हूँ, उन लोगों पर अच्छे से ध्यान रखना और उनका ख्याल रखना, और कोई भी अगर अनजान इंसान उनके सामने आए तो उसे वहीं से हटा देना या फिर उसे ख़त्म कर देना। ध्यान रखना, उन पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और ज़्यादातर उस यूज़ू पर। जान को उनसे कोई भी खतरा नहीं है, पर यूज़ू को बहुत बड़ा खतरा है। आने वाला बंदा कहता है, ठीक है बॉस, मैं अब ध्यान से देखूंगा सब कुछ और उनका ध्यान रखूंगा, आप कॉल रख सकते हैं। और वाकिया यहाँ पर अपना कॉल कट कर देता है और ये बंदा कहता है, बॉस आपने अपने फ़ोन से कॉल क्यों नहीं किया? और वाकिया कहता है, क्योंकि मेरा कॉल अभी ट्रेस हो रहा था। फ़ोन के अंदर कुछ भी बोल दिया होता तो वो सब कुछ ट्रेस हो जाता और फिर और भी ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो जाती। अभी मुझ पर मिज़ुहा का केस चल रहा है, तो मुझे और भी ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा पुलिस वालों से। बंदा कहता है, लेकिन बॉस आपने मिज़ुहा को क्यों मार दिया? और अपना वाकया कहता है, हकारी तुम्हें पता है कि मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो मुझसे मेरे बिजनेस के बारे में झूठ बोलते हैं, चाहे फिर वो मेरा कितना भी करीबी हो। मैं उसे मारने के बारे में एक मिनट तक भी नहीं सोचता हूँ, तो तुम भी ध्यान रखना कि कहीं तुम मेरे लपेटे में ना आ जाओ। और हकारी कहता है, ठीक है बॉस, मैं संभाल के रहूँगा। बाद वाकिया थोड़े आगे जाता है और अपने खिड़की पर खड़ा होता है और वो कहता है, मिज़ुहा तुम, और फिर एक छोटी सी स्माइल करता है। जिसके बाद हम अगले दिन के सीन को देखते हैं, जहाँ पर अपनी मेचान और यूज़ू कहीं पर जा रहे होते हैं। यूज़ू कहती है, मेचान हम कहाँ पर जा रहे हैं? और मेचान कहती है, बस मेरे साथ चलो, हम कहीं पर घूमने जा रहे हैं। और यूज़ू कहती है, प्लीज़ बता भी दो। और मेचान कहती है, हम अभी कॉन्सर्ट देखने जा रहे हैं, तुम्हें पसंद है ना? कितनी पब्लिक होगी है ना, मज़ा आएगा। और यूज़ू कहती है, हाँ मज़ा आएगा, मैं तो बहुत शोर करूँगी वहाँ पर। ये मेचान कॉन्सर्ट किसका है? और मेचान कहती है, तुम्हारे फेवरेट सिंगर का है, चलोगी ना? और यूज़ू कहती है, तब तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, चलो चलते हैं। और इसे खींच के ले जाने लगती है, पर मेचान कहती है कि रुको, रास्ते में हमें कुछ लंच वगैरह करना चाहिए क्योंकि हम सुबह से निकले हैं। और यूज़ू कहती है, भूख तो मुझे भी लगी है। इसके बाद हमें BLGL रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने होतारू और युमा काम कर रहे होते हैं और ये दोनों साथ ही में अपने काम के बारे में बातें कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में अपने यूज़ू और मेचान का टॉपिक छिड़ जाता है, तो युमा कहती है कि वैसे क्या तुम मुझे मेचान जितना प्यार कर सकती हो कि अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर सको? और होतारू कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने खुद को सेक्रीफाइस किया तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी कैसे? मेचान कहती है, सेल्फिश कहीं की।
वैसे होतारू, हमने काफ़ी दिनों से उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं सुना है, तो चलो उनको कॉल करते हैं। और फिर होतारू अपने मेचान को कॉल करती है और मेचान कॉल उठाती है और कहती है कैसे हो तुम दोनों। और होतारू कहती है कि हम दोनों तो ठीक है, और बताओ युजुका कैसा है, उसकी तबीयत सुधरी या फिर नहीं। और मेचान कहती है हाँ वो नौटंकीबाज थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई है। तारू कहती है सॉरी जो भी मैंने किया था उस बार। और मेचान कहती है हमने कहा था ना कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस वो तो हो गया, तुम्हें उसके बारे में बार बार नहीं सोचना चाहिए, वो तुम्हारे सर पर काफ़ी असर डालेगा और तुम्हारी मेंटल हेल्थ को भी ख़राब कर देगा। सो तुम रिलैक्स रहो और यूजू का ध्यान तो मैं रख लूँगी। युमा-चान कहाँ पर है। और तभी युमा इसके हाथों से फ़ोन ले लेती है और कहती है हाँ मेचान बोलो कैसी हो तुम, ठीक ठाक हो ना। और मेचान कहती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, और बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा रेस्टोरेंट। युमा कहती है वो तो काफ़ी अच्छे से चल रहा है, बिजनेस भी अच्छा हो रहा है। वैसे तुम दोनों फिर से आने के बारे में क्या सोच रही हो, कब आने वाली हो। और मेचान कहती है जल्द ही आएंगे वहाँ पर। क्यों, यह हुआ है क्या या फिर कुछ होने वाला है। और युमा कहती है नहीं तो बस यूँ ही मिलने का मन किया तो बुला लिया तुम लोगों को। मेचान कहती है जैसे ही हमें अगली बार टाइम मिलेगा तो हम वहाँ पर ज़रूर से आएंगे। और तभी उसे युजू बुलाने लगती है और ये कहती है ठीक है मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी। और खुद युजू के पास चली जाती है और युजू ने लंच मंगवाया होता है जिनको ये दोनों मिलकर खाने लगते हैं। ये दोनों लंच कर लेते हैं। उसके बाद तभी अपने युजू को याद आता है कि हारुमी ने भी कॉन्सर्ट में आने को पहले कहा था, और अब वो कहती है मेचान से कि हमें हारुमी को भी ले लेना चाहिए। और मेचान कहती है अच्छा आइडिया रहेगा, हम चारों डबल डेट पर चलते हैं। और युजू कहती है तुमने तो नहीं बताया था कि हम दोनों डेट पर जा रहे हैं। मेचान कहती है वो मैंने अचानक से डिसाइड कर लिया, तुम्हें आना है या नहीं आना है। और युजू कहती है तुम जहाँ जाओगी मुझे तो वहाँ पर आना होगा ना। और फिर मेचान अपने हिमे को और हारुमी को कॉल करती है, जो दोनों भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ जाते हैं। पर इनकी जुगलबंदी कुछ अलग ही होती है, एक दूसरे को छेड़ते हुए आ रहे होते हैं। और युजू कहती है तुम भी थोड़ी ऐसी हो जाओ ना मेचान, हमेशा सीरियस रहती हो। मेचान कहती है ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हें मेरी सीरियसनेस पसंद है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरों को क्या चाहिए, मुझे बस तुमसे फ़र्क पड़ता है। हारुमी आते ही अपने युजू को गले से लगा लेती है और कहती है कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम। और युजू कहती है क्या बकवास कर रही हो, कल शाम को तो मिले थे। और हारुमी कहती है हाँ कितने घंटे हुए पता है ना तुम्हें। मेको भी ऐसा ही करने जाती है, मगर अपनी मेचान उसे रोक देती है और हिमेको का मूड खराब हो जाता है। खैर फिर ये चारों ही जाने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद ये चारों कॉन्सर्ट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, मगर अभी कॉन्सर्ट शुरू होने में 1 घंटा पड़ा होता है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो चारों यहाँ पर घूमेंगे। और तभी हारुमी कहती है कि मैं और हिमेको कहीं और जा रहे हैं, तो तुम दोनों यहाँ पर घूमो, हम जल्द ही आ जाएंगे। और फिर युजू और मेचान यहाँ पर घूमने लगते हैं और कई सारी चीज़ों को देखते हैं। फिर युजू और मेचान अपने कपल वाले फ़ोटोज़ को खिंचवा लेते हैं, जिस पर युजू काफ़ी खुश होती है। और तभी युजू और मेचान उल्टे चल रहे होते हैं कि उल्टे पैर चल रहे होते हैं मजाक में। और तभी इनकी टक्कर किसी से होती है, और ये होती है अपने मेचान की स्टूडेंट काउंसिलिंग वाली चश्मिश लड़की, जिससे मिलकर मेचान भी काफ़ी खुश होती है और कहती है कि बताओ कैसा चल रहा है। और ये लड़की कहती है कि मैं अभी नॉर्मल जॉब कर रही हूँ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर देखने आई हूँ। और मेचान कहती है अच्छा है तुम्हारा भी अब बॉयफ्रेंड है। वो लड़की कहती है वैसे मेचान तुम्हारा कैसा चल रहा है, मैंने सुना कि तुम्हारी शादी हो गई थी ना। और मेचान कहती है वो तो हुई थी पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर कभी स्टोरी बताऊंगी।
कहती है, यूज़ू क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी रहोगी? तब तक मैं चांद से कुछ बातें करके आती हूँ और फिर ये मैं चांद को एक स्टोर के पीछे ले जाती है और कहती है, मैं चांद तुम हम सब में सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो और तुम ये सब क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारे शादी के बारे में सुना है कि किससे हुई है, तो तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो कि वो कॉम्प्लिकेटेड है? मेचान कहती है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? और ये कहती है कि तुम एक लड़की हो और तुम्हें एक लड़के की ज़रूरत होगी, ना कि तुम्हें एक लड़की की ज़रूरत है। मुझे पता है कि हमारा जो हाई स्कूल था उसके अंदर सिर्फ लड़कियां थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम किसी लड़की से प्यार करके उससे शादी करोगी। मतलब ये है कि स्कूल के इंजॉयमेंट तक तो सब सही था, लेकिन तुम इसे अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर रही हो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या होगा अगर यूज़ू को कोई लड़का पसंद आ गया और उसे उससे प्यार हो गया और वो तुम्हें छोड़ के चली गई, तो फिर तुम तो ऐसे के ऐसे ही रह जाओगी। बात मानो तो उसे छोड़ दो और किसी अच्छे लड़के को खोज के उसके साथ शादी कर लो। तुम्हारे लिए वही अच्छा होगा, वरना तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मीचान कहती है, हे बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुनूंगी। मैंने सोचा था कि तुम मेरी फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बात करने आई, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पर सवाल उठाओगी। बहुत हुआ, आज के बाद मुझसे बात मत करना। और ये कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था मेचान, समझ नहीं रही हो? और मेचान कहती है, मैं सब कुछ समझ रही हूँ, तुम क्या कहना चाहती हो, चलो यहाँ से। और यहाँ से ये दोनों बाहर आते हैं। तब ये देखती है कि जो इसका बॉयफ्रेंड होता है वो यूज़ू के साथ काफ़ी फ्रेंडली हो गया होता है और मेचान इसे देखकर काफ़ी गुस्सा होती है और वहाँ पर जाके अपने यूज़ू का हाथ पकड़ के उसे खींचकर दूसरी तरफ ले जाती है। और यूज़ू कहती है, क्या हुआ मेचान? कहती है, कुछ नहीं, बस मैं किसी और के साथ तुम्हें देखती हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कहती है, कोई बात नहीं, अपने दिमाग को शांत कर लो मेचान। और अब कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है, जिसके बाद कॉन्सर्ट शुरू होने में 10 मिनट बाकी होते हैं और कई सारे लोग यहाँ पर जमा हो जाते हैं और वहाँ पर स्टेज पर जो सिंगर होते हैं वो भी आ जाते हैं और अपनी मेचान यूज़ू के पास अपनी हिमेको और हारुमी भी आ जाते हैं। वो दोनों कुछ लेने गए होते हैं। इसके बाद हमें वाकिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कुछ कंटेनर्स को लोड करवा रहा होता है और तभी उसे कंटेनर में से किसी के रोने की आवाज़ आती है और वाकिया उसे तुरंत ही नीचे उतरवाता है और वो खोल के देखता है तो इसके अंदर 100 से 150 बच्चे भरे होते हैं। तुरंत ही उस कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पर बुलाता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो, तुम बच्चे को स्मगल कर रहे हो। और वो कहता है, सर ये हमारा बिजनेस है और आपको शायद पता नहीं है, पर हमने अभी शुरू किया है। और वाकिया कहता है, तुम्हें चाहे जो करना है करो, लेकिन हम लड़कियां या फिर बच्चों को कभी सप्लाई नहीं करेंगे, चाहे हम कितने से भी गंदा सा गंदा काम करें, लेकिन ये तो नहीं करेंगे। बंदा कहता है, लेकिन हमें ऑर्डर मिला था। और वाकिया कहता है, ऑर्डर गया भाड़ में और तुम भी जाओ। अगर अगली बार से मैंने देखा कि तुमने ऐसा कुछ किया है तो मैं तुम्हें वहाँ पर गोली मार दूंगा। जहाँ से तुम इन बच्चों को लाए हो वहाँ पर जाके इनको छोड़ के आओ। और फिर यहाँ से वाकिया जाने वाला होता है, तभी उसे एक और कंटेनर से किसी के ठोकने की आवाज़ आती है और वाकिया कहता है, इसके अंदर भी तुमने कुछ छुपा रखा है क्या? वो कहता है, नहीं नहीं बॉस, कुछ नहीं है, प्लीज़ मत चेक करो। एंड जब वाकिया देखता है अंदर तो वहाँ पर सच में इसने लड़कियाँ ट्रांसपोर्ट करने का सोचा होता है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मगर जैसे ही वाकिया पीछे घूमता है तो ये बंदा वाकिया के सर पर एक रॉड मार देता है या थोड़ा सा बेहोश जैसा होकर नीचे गिर जाता है। और ये बंदा कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं अपने करोड़ों का बिजनेस सिर्फ तुम्हारे कहने पर बंद कर दूंगा? भूलो मत वाकिया, तुम यहाँ पर अकेले आए हो और तुम भी गंदे से गंदे काम करते हो, हर तरह की स्मगलिंग करती, इन सारे मामलों में अभी भी तुम बच्चे हो वाला है। से वाकिया, तुमने वो कहावत सुनी है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और लड़कों, इसे ख़त्म कर दो, अब ये नहीं उठेगा।
जितनों को बाहर निकाला था उनको फिर से अंदर भर दो। और फिर जो सारे लड़के होते हैं मतलब कि गुंडे, वो सभी अपने वाकिया के पास आने लगते हैं। और तभी यहाँ पर एक गाड़ी में कोई आता है और इन सबको उड़ाने लगता है। यहाँ पर वाकिया खड़ा होता है, वहीं पर गाड़ी रोकता है और वाकिया को अंदर ले लेता है। और फिर ये बंदा बाहर आता है जो कि हकारी होता है। हकारी अंदर से गन निकालता है और सबको मारने लगता है। और फिर लास्ट में उस बंदे के पास जाता है और कहता है, मेरे बॉस को तुमने इतनी तकलीफ़ पहुंचाने की हिम्मत कैसे करी। बंदा कहता है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, अब की बार मैं सारी बात मानूंगा। और ये कहता है, सॉरी कहने का चांस गया। वैसे भी वाकिया बॉस को ऐसे लोग पसंद नहीं है जो बात बात पे झूठ बोलते हैं। गुड बाय। और इसके सर पर बंदूक रखता है और फिर अचानक से कहता है, नहीं नहीं, इतनी आसानी से तो तुम्हें मौत नहीं मिलनी चाहिए। इसे बहुत मारता है और यहाँ पर जो कंटेनर होता है उसके साथ इसके पैरों को बांध देता है और कंटेनर को पानी में फेंक देता है, और जिसके साथ इसकी मौत बहुत बदतर होती है। ये बंदा कहता है, चलो थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा, बेचारी मछलियों का पेट भी भर जाएगा। वैसे वाकिया बॉस चलते हैं और तुम सब इनको घर पर पहुंचा दो जहाँ जहाँ से लाए हो। क्या कहता है, तुम भी एकदम मिजुआत की तरह कर रहे हो। और हकारी कहता है, मैं भी तो उसका ही दोस्त हूँ तो वैसा ही करूँगा ना। ने वहाँ पर कुछ गार्ड्स को भिजवा दिया है जो कि उनको बचाव करेंगे। वाकिया कहता है, सही किया। एक और जगह दिखाई जाती है जहाँ पर वही बंदा दिखाया जाता है जो कि लास्ट सीन में एक दूसरे बंदे के साथ बात कर रहा था, मगर इसका फेस नहीं दिखाया जाता है। वो बंदा कहता है, जो मैंने सुना वो क्या सही है? वाकिया को सर पर किसी ने रॉड मारी है, सच है क्या? और दूसरा वाला कहता है, हाँ वो बात सच है कि किसी ने उसे रॉड मारी है, मगर वो एकदम अभी सेफ है, सिर्फ उसके सर पर ही चोट आई है। कहता है, तो फिर हम लोगों के पास टाइम है उनको मारने का। कहता है, क्या सच में आप उनको मारने वाले हो? वो तो, और ये कहता है, वो तो क्या, मुझे बस अपने काम से मतलब है, फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो लोग कौन हैं। मैं जितना कहा जाए उतना ही करो, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और अब बहुत हो गई मैरिज वाली बातें, अब सीधा धमकी से ही काम चलेगा या फिर मारपीट। और इस बंदे के कमरे में यूजू और मेचान की तस्वीर होती है जिस पर ये ज़ोर से वास मारता है और वो तस्वीर के कांच टूट जाते हैं। तो इसके बाद हमें सो आहिरा को दिखाया जाता है जो कि अपने यूजू और मेचान का फादर है, जो कि अपनी वाइफ को कॉल करता है और बताता है कि उसने एक ऐसे डॉक्टर को खोजा है जो कि अपने यूजू की बीमारी को एकदम ठीक कर सकता है। जो सुनकर यूजू की मॉम काफ़ी खुश होती है। यूजू की मॉम कहती है, वैसे वो हमारे टोक्यो में है या फिर कहीं और पर? और शोआहिरा कहता है, नहीं, वो यूएसए में है और हमारे बेटियों को वहाँ पर जाने का मौका मिल रहा है तो वो लोग एंजॉय करेंगे। ये सुनकर ये भी काफ़ी खुश होती है। हमें कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग काफ़ी मज़े से इन लोगों के गाने सुन रहे होते हैं। मेचान, हारुमी और हिमिको स्टेज के काफ़ी नज़दीक होते हैं और चीयर अप कर रहे होते हैं और उन सबको काफ़ी मज़ा आ रहा होता है और ये लोग साथ में पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं। तो काफ़ी देर से कॉन्सर्ट चल रहा होता है और तभी अपनी यूजू मेचान को बुलाती है और कहती है, मेचान कहती है, क्या हुआ? और मेचान की वजह से अपनी हिमेको भी यहाँ पर आती है और कहती है, क्या हुआ यूजू? और यूजू कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। को कहती है, लेकिन वॉशरूम तो उस साइड है और वो काफ़ी दूर है, इतनी भीड़ में हम कैसे जाएंगे? और यूजू कहती है, मुझे नहीं पता, बस मुझे जाना है। चान कहती है, हिमेको तुम वहीं पर रुको, हम दोनों अभी जाके आते हैं। और यूजू और मेचान भीड़ के बीच में से जाने लगते हैं। तभी हम एक बंदे को इनके सामने आते हुए देखते हैं जो कि अपने पीछे गन छुपा के आ रहा होता है और वो जैसे ही गन से इन पर अटैक करने वाला होता है तभी कोई बीच में आ जाता है और इस बंदे को गले से उठाकर पटक देता है, मगर इसका पता यूजू और मेचान को नहीं लगता है।
फिर ये दोनों वॉशरूम तक पहुंच जाते हैं और यूजू वॉशरूम के लिए टॉयलेट में घुस जाती है और मेचान बाहर वेट कर रही होती है। अब मेचान वॉशरूम के बाहर खड़ी होती है। तभी एक बंदा आता है और कहता है, प्लीज़ आप यहाँ से कहीं और चली जाइए, यहाँ पर खतरा है। और मेचान कहती है, कौन सा खतरा? और इतने में कोई और बंदा भी आ जाता है और ये बंदा उसके सामने लड़ने लगता है और कहता है, प्लीज़ चली जाइए, मेरी बात मानिए। और फिर तभी अपनी मेचान यूजू को बाहर बुलाती है और यूजू भी अपना काम ख़त्म करके बाहर आ जाती है और वो दोनों ही जो कॉन्सर्ट की जगह होती है वहाँ पर चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे भीड़ होती है तो इनको ज़्यादा कोई देख नहीं सकेगा। यहाँ पर अपनी मेचान सारी बात हारुमी और हिमिको को बताती है और ये दोनों कहते हैं कि तो फिर हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए उससे पहले कि कुछ हो। और इतने में यहाँ पर 2-4 और लड़के आ जाते हैं जो कि इनके पीछे आने लगते हैं। और तभी जब ये जा रहे होते हैं तब अपनी यूजू स्पीकर के बहुत पास चली जाती है और तभी यहाँ पर जो अपना सिंगर होता है बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी कुछ ज़्यादा ही होती है और अपनी यूजू के कान पर ज़ोर से आवाज़ लगती है, जिसकी वजह से वो अपना सर पकड़ लेती है और चिल्लाने लगती है, पर बेहोश हो जाती है। और तभी यहाँ पर हारुमी और हिमिको कहती है कि तुम दोनों जाओ, हम इनको भटका कर आते हैं। और यूजू को लेकर मेचान जैसे तैसे जा रही होती है, पर खुशनसीबी से इसे रास्ते में एक आध बस मिल जाती है और ये दोनों इसमें चले जाते हैं। चान अपनी मॉम को कॉल लगाती है और बताती है कि ये सब हुआ और काफ़ी डर रही होती है। और मेचान की मॉम कहती है, तुम जाकर पहले उसे हॉस्पिटल ले जाओ, उसके बाद मुझे कॉल करना। और मेचान वैसा ही करती है और हॉस्पिटल में अपनी यूजू को ले जाती है। के बाद थोड़ा बहुत टाइम हो जाता है और हिमेको और हारुमी भी वहाँ पर आ जाती है और मेचान उन लड़कों के बारे में पूछती है तो हारुमी बताती है कि वो तुम्हारे पीछे पड़े थे, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं किया है। यूजू की मॉम भी आ जाती है और फिर वो डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर बताता है कि शायद इनको कोई दिमागी प्रॉब्लम थी, है ना। और यूजू की मॉम कहती है कि हाँ, उसे कुछ चोट लगी थी पहले। और डॉक्टर कहता है कि आपके डॉक्टर ने आपको ये नहीं बताया था कि ऐसे पेशेंट को हाई फ्रिक्वेंसी वाले वॉइस में ले जाना रिस्की हो सकता है और की वजह से इनकी याददाश्त जितनी है वो भी चली जा सकती है और इसका कोई इलाज नहीं है। और यूजू की मॉम कहती है मगर इसके डैड ने कहा है कि एक इलाज है यूएसए में। डॉक्टर कहता है मैं तो अपने यहाँ की बात कर रहा था, वरना यूएसए में तो है लेकिन हर कोई उनका खर्चा नहीं उठा सकता है। आपको कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ जो कि इसे राहत देगी, मगर अगली बार ऐसा मत करना कि जहाँ पर ज़्यादा आवाज़ हो वहाँ पर ये जाए। यह ठीक है। जिसके अगले दिन के सीन पर मेचान यूजू को उठाती है और यूजू फिर पूछती है तुम कौन हो।